हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एसपी पांडे। मैंने आपसे कमिटमेंट लिया था कि हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर एक पूरी सीरीज करेंगे। खास तौर पे जो बीएलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देने जा रहे हैं और जिन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन को पढ़ना है, तो हम उनके लिए एक पूरी सीरीज करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली सारे वो टॉपिक जहां से प्रश्न प्रीवियस ईयर में बनते रहे हैं और हर बार कहीं ना कहीं बदल के, लैंग्वेज बदल के उसी एरिया से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी ही टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी ही लेक्चर है। लेकिन चूंकि मैंने डेफिनेशन को एक लेक्चर में आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है, जिसको मैंने आपकी प्लेलिस्ट में अभी मेंशन कर दिया है, तो आप वहां से डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं इस लेक्चर में डेफिनेशन को कोट करूंगा। बाकी जो बेसिकली ये हमारा लेक्चर फोकस्ड होगा वो एक्चुअली है स्कोप और नेचर पे। यानी कि जो हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, यानी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का, उसमें डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, ये टॉपिक हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स। तो देखिए, जनरल वर्ड्स में जो इकोनॉमिक्स अगर आप समझें तो एक सामान्य परिभाषा ये कही जाती है कि इकोनॉमिक्स वो नॉलेज ऑफ ब्रांच है, या ये कह लीजिएगा कि एक ऐसी विधा है जिसमें हम आर्थिक प्रक्रियाओं के, आर्थिक क्रियाओं के जो नियम है, यानी कि ऑल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज, इन्हें हम स्टडी करते हैं। अब सवाल यहीं पर जहन में उठता है कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो बेसिकली 3-4 एक्टिविटीज आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 कंजम्पशन, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों के अलावा कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में डेवलप हुई हैं, वो सब मिल करके एक पूरा सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का तैयार करती हैं। तो जनरल डेफिनेशन तो ये है। लेकिन जनरल डेफिनेशन जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, इसके आने तक बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन की बहस में, डेफिनेशन का जो आर्गुमेंट था उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। आपके सामने ये देखिए, मैंने 5 बेसिकली जो अप्रोच है डेफिनेशन की, उनको कोड कर रखा है। जिसमें पहली जो डेफिनेशन है दैट इज वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, एडम स्मिथ साहब ने दी है। दूसरी है वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, मार्शल की है। तीसरी स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन है, रॉबिन्स की है। चौथी है मॉडर्न व्यू, जो कि पॉल सेमोल्सन का है। और एक इसी में वांटलेसनेस है, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जेके मेहता, इन्होंने कोड किया है। अब थोड़ा सा जब हम डेफिनेशन की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में जान भी लेते हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए और आप सही तरीके से एग्जाम में इन डेफिनेशंस के जो फीचर्स हैं, जो बातें हैं, उन्हें लिख सकें। जैसे पहली डेफिनेशन की अगर हम बात करें जो कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन में एडम स्मिथ का नाम आता है और एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। 1976 में उनकी एक 1976 नहीं बल्कि 1776 में, सॉरी 1776 में उनकी एक बुक आती है जिसका एक बड़ा सा टाइटल होता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्टली इकोनॉमिक्स के जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं वो जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। इस किताब में ही पहली बार एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की, और उन्होंने जो डिफाइन किया उसमें उन्होंने वेल्थ को केंद्र में रखते हुए, धन को केंद्र में रखते हुए अपनी परिभाषा को दिया है। यानी कि जो उनकी डेफिनेशन है उसका सेंटर पॉइंट वेल्थ है। वो अलग बात है कि वो वेल्थ को अपने समय में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन चूंकि वेल्थ की बात उन्होंने की है तो बात तो वहीं से शुरू होगी। तो उन्होंने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, जिसमें उनकी कोड लाइन ये थी कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बहुत सिंपल सी बात है कि कंपटीशन में सवाल आता है कि एडम स्मिथ के अनुसार जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र उनके अनुसार साइंस है, क्योंकि उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इसके बाद इसमें जो मुख्य फोकस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि धन के ऊपर है, धन संबंधी जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र है। तो बड़े स्पष्ट तरीके से सबसे सिंपलेस्ट एंड छोटी डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी। अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन पर। दूसरी डेफिनेशन है वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, दूसरी जो डेफिनेशन है, अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। दूसरी डेफिनेशन जो है वो है वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन मार्शल की डेफिनेशन है और ये इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन महाशय ने कोड किया कि इकोनॉमिक्स जो है
वो स्टडी करता है मैनकाइंड की, ह्यूमन बीइंग की। और वो किस नजरिए से उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो मनुष्य के साधारण कार्यों का, साधारण क्रियाकलापों का अध्ययन है। अब ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का इतना सिंपल मतलब भी नहीं है इकोनॉमिक्स में। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जो आर्थिक क्रियाएं हम डे बाय डे करते हैं, जैसे हम कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज मैटर ऑफ एक्सचेंज किसी चीज का लेन देन करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मार्शल की डेफिनेशन जो है उसने ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड किया और वेलफेयर एलिमेंट पर फोकस किया। ध्यान देते चलेंगे, पहली डेफिनेशन वेल्थ पर फोकस थी जो कि एडम स्मिथ ने दी। दूसरी डेफिनेशन मार्शल की है जो कि वेलफेयर पर फोकस है। अब तीसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, दैट इज स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को देने वाले का नाम है रॉबिन्स। अब जाहिर बात है कि डेफिनेशन जो है वो और ज्यादा डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है। अब अगर हम लोग तीसरी डेफिनेशन की बात करें जो कि स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन है, तो स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की अब तक की, यानी पिछली दो डेफिनेशन के कंपैरिजन में मोस्ट रैशनल रियलिस्टिक अप्रोच की डेफिनेशन है। इसमें एडम स्मिथ ने, रॉबिन्स ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया मार्शल से। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स का काम जो है वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की स्टडी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशन में किस तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज से ह्यूमन बीइंग की मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई किया जाए, इसकी स्टडी करता है। यानी कि उन्होंने कहा कि स्केर्स मींस से कैसे हम ह्यूमन बीइंग की मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो स्केर्स मींस है, जो दुर्लभ संसाधन है, कम संसाधन है, सीमित संसाधन है, उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन अपने आप में एक रियल नेचर की डेफिनेशन है। इसमें जो बात डाली रॉबिन्स ने वो एक्चुअली उस अप्रोच पे डेफिनेशन को ले आए जहां पर हम इसे साइंटिफिक अप्रोच डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जाहिर बात है कि अब तक की तीनों डेफिनेशन में अगर आप ध्यान दें तो इनका अप्रोच बिल्कुल क्लियर, एनालिटिकल और साइंटिफिक है। इसीलिए जो अगर कंपैरिजन में सवाल आता है तो मार्शल के कंपैरिजन में जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो ज्यादा क्लियर, ज्यादा एनालिटिकल और ज्यादा कंप्लीट मानी जाती है। ये सब जो मैं आपको बात बोल रहा हूं ये आपको कंक्लूजन में लिखने के काम आएगा, तो मेरे साथ ही आप इस चीज को नोट करते चलें। अब आइए मॉडर्न व्यू पे बात करते हैं। आमतौर पे मैं क्लास में पढ़ाते हुए मॉडर्न व्यू को सबसे आखिरी में रखता हूं, वांटलेसनेस को थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। मेरे हिसाब से मॉडर्न व्यू चूंकि आज की कंटेम्प्रेरी इरा की डेफिनेशन है और सारे वो एलिमेंट जो डेफिनेशन में होने चाहिए इकोनॉमिक्स की वो इंक्लूड करके चलती है, तो आखिर में हम उसको पढ़ लें ज्यादा बेहतर है। थोड़ी बात वांटलेसनेस की कर लें। देखिए जैसा नाम है जेके मेहता, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन फिलोसॉफिकल अप्रोच है उनका। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स की स्टडी का जो फोकस है वो इस बात पर होना चाहिए, इकोनॉमिक्स की स्टडी इस बात पर होनी चाहिए कि कैसे मनुष्य की आवश्यकताओं को इस प्रकार से तुष्ट किया जाए, इस प्रकार से मिनिमाइज किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए भौतिक आवश्यकताओं को, यानी मटेरियल जो नीड्स है उनको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए कि धीरे धीरे जो मनुष्य है वो वांटलेसनेस, आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंच जाए। क्योंकि इनका स्ट्रांगली बिलीफ ये था कि जो मटेरियल वेलफेयर है या मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वेलफेयर एक्चुअली मार्शल का स्टेटमेंट है, मार्शल का टर्मिनोलॉजी है। तो इन्होंने कहा कि जो मटेरियल वर्ल्ड है इकोनॉमिक्स में स्पेशली वो कभी भी किसी को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, किसी को हमेशा का आनंद नहीं दे सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इंसानों को, अगर मनुष्य को अपनी वास्तविक खुशी, वास्तविक प्रसन्नता की चाह है तो उसे भौतिक जगत की आवश्यकताओं में कम से कम आवश्यकताओं पर अपनी लाइफ को केंद्रित करना होगा। यानी सिंपल भाषा में ये कहें तो ये अब तक की सारी जो अप्रोच है कि कैसे हम मिनिमम नीड से मिनिमम जो रिसोर्सेज है उनसे मैक्सिमम नीड फुलफिल करें, कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, कैसे हम ग्रोथ की तरफ जाएं, उसका बिल्कुल रिवर्स है ये। कैसे हम मिनिमाइज करें अपनी नीड को,
कैसे हम अपनी नीड को कंट्रोल करें जिससे कि हमारे पास जो मटेरियल वर्ल्ड का है एक रिलेशन वो डिटैच हो और हम रियल प्लेजर, रियल हैप्पीनेस की तरफ जा सके। तो जेके मेहता का एक फिलोसफिकल अप्रोच है। अब आती है बात मॉडर्न व्यू की, जो कि पॉल सैमुएल्सन, बड़ा ही फेमस नाम है, पहला नोबेल प्राइज विनर है ये। इसने कहा कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंक्लूड किया जाना चाहिए। देखिए ध्यान रखिए कि रॉबिन्स की डेफिनेशन में साइंटिफिक अप्रोच आ चुका है, मार्शल की डेफिनेशन में ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बीइंग सोशलिस्टिक अप्रोच आ चुका है, वेल्थ की बात एडम स्मिथ साहब ने कर दी है। तो जो सैमुएल्सन ने अपनी डेफिनेशन को बुना उसमें उन्होंने सारे अब तक के जो डेफिनेशन के एलिमेंट है उन्हें इंटीग्रेट कर दिया। तो उसने कहा कि इकोनॉमिक्स दरअसल उस सब्जेक्ट का नाम है जिसमें हम संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि उनके करंट यूज यानी वर्तमान यूज और उनके फ्यूचर यूज हम इंश्योर कर सके। यानी कि इस डेफिनेशन ने कहीं ना कहीं टाइम एलिमेंट को अपनी डेफिनेशन का हिस्सा बना लिया और टाइम एलिमेंट ही इंक्लूड करने की वजह से सैमुएल्सन जो है वो एक डायनेमिक डेफिनेशन के लिए जाने जाते हैं, एक गतिशील परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है टाइम एलिमेंट इंक्लूड करने की वजह से सैमुएल्सन जो है वो अगर आप उनकी परिभाषा को देखें तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन उन्होंने दी है। तो इस तरीके से डेफिनेशन की बात हुई। अब जरा हम आते हैं नेचर एंड स्कोप पे। तो देखिए जब भी ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट्स की बात होती है तो उसमें दरअसल दो ही अप्रोच आते हैं। एक अप्रोच आता है कि वो सब्जेक्ट आर्ट है या वो सब्जेक्ट साइंस है। तो जैसा कि मैंने नेचर में लिखा कि इसमें तीन बहस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो साइंस की बहस होती है कि इकोनॉमिक्स साइंस है, दूसरी बहस होती है इकोनॉमिक्स आर्ट है, तीसरी बहस ऑब्वियस सी बात है एज ए मैटर ऑफ सोशल साइंस और प्योर साइंस, इस तरीके की डिबेट होती है। इसके अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको साइंस के आगे दो और कैटेगरीज की बात की है कि पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का भी एलिमेंट एज ए मैटर ऑफ नेचर ही हमको सीखना होता है। इसके बाद हम अगर आप स्कोप की, इकोनॉमिक्स के एज ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट या स्टडी स्कोप की बात करें तो स्कोप में इतनी वास्ट चीजें हैं, इतने सारे फंक्शन हैं, इतने सारे एरियाज हैं कि बेसिकली उनको कवर करने के लिए इकोनॉमिक्स की दो अलग अलग ब्रांचों के अंतर्गत हमें स्कोप की स्टडी करनी होती है। तो पहली जो ब्रांच इकोनॉमिक्स की होती है जिसे हम फंडामेंटल इकोनॉमिक्स कहते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो अब एक एक करके चीजों को पहले समझ लेते हैं। देखिए साइंस की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी मात्रा तक इकोनॉमिक्स में पाई जाती है उतनी मात्रा के आधार पर हम इकोनॉमिक्स को साइंस डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद आर्ट की जो फीचर्स हैं जो साइंस में आर्ट में पाई जाएंगी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में उतनी मात्रा तक हम उसे आर्ट डिक्लेयर करेंगे। मैं आपको इससे पहले कि इकोनॉमिक्स के साइंस और आर्ट की डिबेट को क्लियर करूं, मैं आपको यह बता दूं कि ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक या आर्ट या साइंस एक तत्व हो। ह्यूमैनिटीज में दोनों जो तत्व हैं, जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, जो दोनों स्टडी पैटर्न हैं, उनका सिंथेसिस होता है, वो दोनों मिल करके उस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। अब आइए साइंस के फेवर में बहस की बात की जाए तो जैसा मैंने ये बनाया हुआ है कि साइंस के कुछ एलिमेंट हैं, यानी इन फेवर ऑफ साइंस अगर हम डिबेट की बात करें तो साइंस इन फेवर ऑफ साइंस के ये चार डिबेट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहली डिबेट है सिस्टमेटिक स्टडी, जैसा कि दुनिया भर के हर साइंस के सब्जेक्ट में होता है, जो स्टडी होती है वो साइंटिफिक होती है। दूसरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, साइंस में कोई भी चीज जो हम पढ़ते हैं उसको इसी पैटर्न पर पढ़ते हैं कि वो क्यों हो रहा है और उसका क्या प्रभाव है। दैट इज अ रैशनल स्टडी, इसे हम कह सकते हैं तार्किक अध्ययन हो रहा है। दूसरा मेजरमेंट, साइंस का बहुत बड़ा एलिमेंट है, छोटी से छोटी चीजें मेजर करने की कोशिश करता है साइंस और बड़ी से बड़ी चीजें मेजर करने का। छोटी में मतलब आप जिनको देख नहीं सकते, माइक्रोन्स की माइक्रोब्स के जो एलिमेंट है उनको मेजर करता है, और जो बहुत बड़ी दूरी है, ब्रह्मांड में बहुत सारे जो ग्रह हैं, जो बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, उनसे पृथ्वी के दूसरे प्लैनेट की जो स्टडी की जाती है वो तक हम साइंस में ही करते हैं। तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइंस के नजरिए से। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में मेजरमेंट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपके पास एक मेजरिंग रॉड है जिसे हम कहते हैं मुद्रा। मुद्रा के रूप में इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम चीजों को मेजर करने की कोशिश की जाती है। ध्यान दें, ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेजरमेंट पॉसिबल है, और वो हम किस में मेजर करते हैं? मनी में मेजर करते हैं। बाकी ह्यूमैनिटीज के दूसरे जो विषय हैं उसमें मेजरमेंट की गुंजाइश नहीं है। आखिरी बात,
अगर हम इसमें चौथी डिबेट को देखें तो वो है प्रिडिक्शन। हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, और प्रिडिक्शन कैसे होता है? प्रिडिक्शन होता है कि एक्सपीरियंसेस से, प्रिडिक्शन होता है फैक्चुअल स्टडी करके, प्रिडिक्शन होता है सर्कमस्टेंसेस की स्टडी करके। यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी विषय का तार्किक अध्ययन किया जाएगा, उसमें अब तक की सारी जो डेवलपमेंट है, सारी जो उस सब्जेक्ट्स की एक तरीके से वैल्यूज हैं, फिलॉसफीज हैं, उनको इकट्ठा करके तब उस विषय के किसी पार्ट पर, किसी जो ऑर्गन है उस पर प्रिडिक्शन किया जाता है। जैसे इसमें आप देखते होंगे नॉर्मली इकोनॉमिक्स के अंदर कि कभी आरबीआई प्रिडिक्ट करता है कि इस साल इंडिया की ग्रोथ रेट 4.5% रहेगी, कभी आईएमएफ प्रिडिक्ट करता है कि 5.6% रहेगी। इस तरीके से प्रिडिक्शंस होते हैं। तो अब मैं आपको उंगली पर बताऊं तो 4 एलिमेंट याद कर लीजिए एज ए मैटर ऑफ साइंस। इसके फेवर में ये डिबेट आप कॉपी में लिख सकते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, मेजरमेंट एंड प्रिडिक्शन। ये 4 चीजें इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को साइंस प्रूव करने के लिए आप उसके फेवर में डिबेट में लिख सकते हैं। अब बात आती है कि हम आर्ट के फेवर में, तो आर्ट के मैटर पर सबसे पहली चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं दैट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। जो स्टडी है वो क्या है? वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। सिर्फ इस बात की बहस नहीं हो रही है कि कोई चीज है तो क्यों है, कैसे है, इस बात पर भी डिबेट हो रही है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे अगर आप देखें तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, उनको डील करता है ये सब्जेक्ट। तो इस वजह से इसको हम आर्ट के सब्जेक्ट्स के तौर पर भी हम देखते हैं। दूसरी चीज है ह्यूमन बीइंग। इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं स्टडी की जाती जिसका डायरेक्ट रिलेशन ह्यूमन बीइंग से ना हो, जबकि आपके पॉजिटिव साइंस में या आपके प्योर साइंस के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन बीइंग से नहीं होता है। तो ह्यूमन बीइंग दूसरा एलिमेंट है जो इसे आर्ट बनाता है। तीसरी चीज है पॉलिसी मेकिंग। इकोनॉमिक्स की जो फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। तो पॉलिसी ओरिएंटेशन भी इसे आर्ट प्रूव करता है। तो इस तरीके से आर्ट में आप ये 3 पॉइंट्स दे सकते हैं: सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टडी या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ह्यूमन बीइंग फोकस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग, या जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हैं, ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम को स्टडी करना। तीसरी चीज पॉलिसी मेकिंग, इसमें इंक्लूड किया जाता है पॉलिसी मेकिंग एलिमेंट को। तो इस तरीके से आर्ट की ये डिबेट आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के एलिमेंट के बारे में, तो पॉजिटिव साइंस बेसिकली कवर करता है कि जो भी कुछ स्टडी किया जा रहा है उसका एक्चुअल नेचर क्या है, उसमें एक्चुअल एलिमेंट क्या है। तो इसकी स्टडी जो होती है वो बेस्ड ऑन व्हाट इज, क्या है, कोई चीज है तो न्यूट्रली उसे हम देखने की, समझने की और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मेटिव व्यू जो होता है इसमें व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, इस बात पर फोकस होता है। यानी पॉजिटिव साइंस एक तरीके का रियल स्टडी पैटर्न है और नॉर्मेटिव साइंस एक तरीके का आइडियल स्टडी पैटर्न है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के एलिमेंट्स को उंगली पर गिने तो पॉजिटिव साइंस का एलिमेंट क्या है कि इसमें रियलिस्टिक अप्रोच है। अगर नॉर्मेटिव साइंस की बात करें तो इसमें आइडियलिस्टिक अप्रोच है। पॉजिटिव साइंस किस पर फोकस करता है, व्हाट इज पर फोकस करता है। नॉर्मेटिव साइंस किस पर फोकस करता है, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी पर फोकस करता है। पॉजिटिव साइंस में जो वैल्यू है वो प्योर साइंस की है, जो नॉर्मेटिव साइंस में वैल्यू है वो सोशल साइंस की है, सोशल नेचर की है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के डिफरेंसेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं स्कोप की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का पूरा जो क्वेश्चन बनता है उसमें नेचर एंड स्कोप भी इंक्लूडेड होता है। अब स्कोप में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। स्कोप एक्चुअली स्टडी के उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है जिसमें उस सब्जेक्ट की जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, उस सब्जेक्ट के जो एलिमेंट हैं, उस सब्जेक्ट के जो यूजेस हैं, उस सब्जेक्ट के जो कंट्रीब्यूशन है, उस सब्जेक्ट के जो स्टडी एरियाज हैं, इन सब चीजों को इंक्लूड करता है। तो जब इकोनॉमिक्स में ये चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई तो इकोनॉमिक्स को बेसिकली 2 ब्रांचेज में बांटा गया। पहली ब्रांच को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, दूसरे बात को या दूसरे ब्रांच को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी पूरे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं उनकी यूनिट स्टडी करता है, उनकी इंडिविजुअल स्टडी करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम
कंजम्पशन की बात करेंगे तो हम कंजम्पशन थियरी पर, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर बात करेंगे, थियरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस पर बात करेंगे। यानी कि जो स्टडी होगी वो यूनिट होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। इसके बाद अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को आइडेंटिफाई करें तो ये एंटायर स्टडी की फोकस करता है। जैसे अगर हम किसी एक फर्म की इनकम की बात करते हैं तो दिस इज पार्ट ऑफ माइक्रो स्टडी, लेकिन किसी कंट्री की इनकम की बात करते हैं तो दिस इज पार्ट ऑफ मैक्रो स्टडी। इंटायर जो इनकम की बात हो जाती है तो वहां पर बात आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब यूनिट स्टडी की बात होगी, इंडिविजुअल स्टडी की बात होगी तो बात आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब देखिए मैंने कुछ एलिमेंट यहाँ पर लिख रखे हैं, अगर आप इनको ध्यान से देख लेंगे तो बड़े आराम से इसके डिफरेंसेज और इसके एलिमेंट आपको कवर हो जाएंगे। पहली चीज जो हमने लिखी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज यूनिट स्टडी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम यूनिट के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी भी थियरी को हम एज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल थियरी हम इसे स्टडी करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें वेज थियरी हो सकती है, प्रॉफिट थियरी हो सकती है, रेंट थियरी हो सकती है, ये यूनिट स्टडी के एलिमेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बेसिक फोकस की बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज पर है, तो दैट इज प्राइस थ्योरी। इसमें हम प्राइस थ्योरी पर बेसिक फोकस करते हैं। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स को अगर हम एक फंडामेंटल नॉलेज के तौर पर देखें तो वो किस पार्ट का हिस्सा है, वो किस पार्ट की बात करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल स्टडी का पार्ट है, फंडामेंटल स्टडी की बात करता है। इसके साथ साथ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ वेज, ये सब सारी चीजें जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के एग्जांपल्स। अब आइए बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि मैंने कहा कि ये एंटायर स्टडी करता है, इंडिविजुअल के बजाय ये अब्रॉड पूरे तरीके से ये ब्रॉड स्टडी के लिए जाना जाता है, कंप्लीट स्टडी के लिए जाना जाता है। तो ब्रॉड स्टडी पैटर्न जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पैटर्न है। इसमें बेसिक जो फोकस होता है वो इनकम थ्योरी पर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंट्री की इनकम, कंट्री के लोगों की इनकम, इन सारी चीजों पर बेसिकली फोकस किया जाता है। साथ ही साथ कैसे कंट्री की इनकम बढ़े, कैसे देश के लोगों की इनकम बढ़े, इस पर फोकस किया जाता है। इसका अगर हम ओरिएंटेशन देखें तो एक्चुअली ग्रोथ ओरिएंटेशन है। इसमें तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डेवलप करने की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेशन की। इसमें हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। और अगली बात अगर हम करें एग्जांपल्स के मैटर पर, तो अनएम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई, ट्रेड, बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी जो चीजें हैं, ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ये सब सारी चीजें, फिस्कल डेफिसिट, बजट, ये सब सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो अगर हम उंगली पे डिफरेंसेस की बात करें, जो कि डिफरेंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो देखिए पहली चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, यूनिट स्टडी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, ब्रॉड स्टडी है, इंटायर स्टडी है। दूसरी चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी पर फोकस करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थ्योरी पर फोकस करता है। तीसरी चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज की स्टडी की जाती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्टडी किया जाता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या आ रहा है कि इसमें थ्योरी ऑफ वेज, थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर कंजम्पशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड, बैंकिंग, फिस्कल डेफिसिट, बजट, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब सारे भी एलिमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही होते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपको डिफरेंस करना है, ये इस पैटर्न पर आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि पूरे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, या आपको दो डेफिनेशन कोई दे देगा और बोलेगा कि उसके एलिमेंट्स और फीचर्स बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन बनता रहा है। बेसिकली अगर हम डेफिनेशन के एलिमेंट से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो रॉबिन्स और मार्शल इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन बनने की हैसियत रखते हैं, इतना इनके पास कंटेंट है। और अगर कंपैरेटिव स्टडी आती है तो बहुत इजी हो जाता है, दोनों डेफिनेशन के फीचर्स और मेरिट्स डिमेरिट्स को पहले लिख देते हैं और उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी करके उसका कंक्लूजन लिख करके बात को एंड कर देते हैं। तो डेफिनेशन से तो ये सवाल बन गया, लेकिन नेचर एंड स्कोप में कैसे हैंडल करेंगे। तो नेचर में हम पहले नेचर को बेसिकली साइंस और आर्ट की डिबेट में क्लियर करेंगे कि इकोनॉमिक्स में वो कौन कौन सी बातें हैं जो इसे आर्ट सब्जेक्ट डिक्लेयर करती हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो इसे साइंस सब्जेक्ट डिक्लेयर करती हैं। तो एज अ मैटर ऑफ आर्ट तो ये तीन एलिमेंट हमने जो लिखे हैं इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं।
साइंस के एलिमेंट में जैसा मैंने 4 लिखा है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे अप्रोच हैं, इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये 4 पॉइंट में डाल करके। इसके बाद आती है बात, इसी में साइंस में ही थोड़ा पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस को भी बताना है कि पॉजिटिव साइंस के एलिमेंट क्या है और नॉर्मेटिव साइंस के एलिमेंट क्या है। इसके बाद स्कोप को डिटेल स्टडी करना है, किसके सहारे, कि आपको बताना है कि स्कोप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एरिया ऑफ स्टडी इंक्लूड होती है, पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट नॉलेज इंक्लूड होती है। तो आप इसके बेसिस पर बताएंगे कि इकोनॉमिक्स को बेसिकली 2 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है स्कोप को समझने के लिए, माइक्रो एंड मैक्रो। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट बता देंगे, मैक्रो के एलिमेंट बता देंगे। इस तरीके से आपकी जो क्वेश्चन है नेचर एंड सिग्निफिकेंस या नेचर एंड स्कोप, ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो जो मैंने जैसा कि आपके सामने एक पूरी फ्रेमिंग की है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें पेज पर, और इसके अकॉर्डिंग आप एक बार डिटेल आंसर की प्रैक्टिस कर लें। बड़े आराम से ये क्वेश्चन आपको हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इससे आपको फुल मार्क्स भी ऑलमोस्ट मिल जाएंगे अगर आपने ठीक ढंग से लिखा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स का फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, तो निश्चित रूप से 12 अबव ही मार्क्स इसमें आएंगे अगर आप इस पैटर्न पर चीजों को लिखते हैं। अब मैं थोड़ी बात यहीं पर यह भी करना चाहूंगा कि आप मेरे साथ जब स्टडी करने बैठ रहे हैं तो आप एक पेपर पेन लेके बैठिए, जिससे बहुत सारी चीजें जो मेरे मुंह से लेक्चर में निकल रही है उसको आप साइड में नोट करते चले और फिर एक बार आंसर खुद फ्रेम कर ले। आज का लेक्चर नेचर और सिग्निफिकेंस पर था। पहला टॉपिक मैंने आज इस लेक्चर में हैंडल किया। अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही साथ आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे लेक्चर को देखने के बाद जो आपको और टॉपिक मुझसे पढ़ना है या मेरे लेक्चर में आप चाहते हैं कि वो आए, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, जरूर इसे करें। आज का लेक्चर अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।